नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला 2.0 में। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि हमारा जो रियल नंबर है, जो हमारा वास्तविक संख्या है, वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हम बढ़ चुके हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, जिसका नाम है बहुपद। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि उसमें जो है रियल नंबर में हमने कुल 5 वीडियो डाली है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, करना क्या है, आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, प्लेलिस्ट में जाना है और सारी की सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। चलिए, तो आप जैसा कि जानते हैं क्लास 10th में आप चैप्टर 2 में आपका जो बहुपद है, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको ये जो है, ये पॉलिनोमियल का पार्ट 1 है, पार्ट 1। ठीक है, पॉलिनोमियल का पार्ट 1 है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो पॉलिनोमियल है, मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके हल्की हल्की जो पिछले क्लास में जो पढ़ा जाता है उसको हल्का हल्का मैं बता देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम कहाँ से छोड़ के आए थे और कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या जब हम शुरू कर रहे थे तो उसमें भी हम कई तरह के नंबर्स पे, कई तरह के संख्याओं पे पहले बात किया था। वह प्राकृतिक संख्याएं थी, हो पूर्ण संख्याएं थी और बहुत सारे संख्याओं पे बात की थी हमने। और उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ जो कि 9वीं कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे, चर अचर और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए चर की बात करूँ अगर, बहुपद आपका शुरू हो गया है और आप प्रश्नावली की टेंशन ना लें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो चर की बात करूंगा, चर वेरिएबल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चर क्या होता है, तो अगर बहुत सारों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान से, और जिनको पता है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो वह राशि जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है, ठीक है ना, वह राशि जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है उसे बोलते हैं चर। ठीक है ना, वह राशि चर कहलाती है। अच्छा, चर को प्राय इंग्लिश वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, बहुत सारे जगह पे ए बी सी भी चर के रूप में यूज किया जाता है, एक्स वाई जेड तो हमेशा यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चर को इससे दिखाया जाता है। अब इससे मतलब नहीं है हमें किसी से भी दिखाया जाए, हमें क्या कि चर है क्या। तो मान लो, चर उसे कहते हैं जिसका जो मान है वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। अगर मान लो दोस्तों, हम कहीं यहाँ पे आपको लिख दिए 2+x, ठीक है, 2+x, तो आप मेरे को एक बात बताओ, दो तो आपको पता है ना कि दो है तो ये दो ही रहेगा आगे, ये 3 नहीं हो जाएगा, ये 4 नहीं, ये 10 नहीं हो जाएगा, ये दो ही रहेगा। लेकिन इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या आप? इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो कि ये 10 है कि 20 है कि 12 है, ठीक है, और कि 1 लाख है या फिर 100 है, 1000 है, कितना है वो आप नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो कि चर और अचर को अलग अलग बनाती हैं। चर जिसका जो मान रहता है वो चेंज कर सकता है, अभी 10 से अभी 20 हो सकता है, ठीक है, लेकिन अचर उसे कहते हैं जो कि चेंज ना हो, जो कि बदले ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए, तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अचर की बात करते हैं। अचर हालांकि आप समझ गए होंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं एक बार और। अचर, अचर क्या होता है? वह राशि जो निश्चित हो, निश्चित, ध्यान से सुनिएगा, वह राशि जो निश्चित हो अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो। ठीक है, जैसे अब कहीं पे 4 लिख दिया गया तो वो क्या परिवर्तन हो जाएगा? ये 4 से बदल के 5 हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं, ये 4 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 ही रहेगा। कहीं पे 0 रख दिया तो 0 है वो, और कुछ नहीं। तो अचर का मतलब वही है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, और चर का मतलब वही है जिसमें परिवर्तन होता है। वो भिन्न भिन्न राशि को वो धारण कर सकता है। ठीक है, उसे हम एक्स वाई जेड और भी बहुत सारी चीज़ों से, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं, छोटे अक्षरों से याद रखिएगा, बड़े अक्षरों से नहीं, ये नहीं कि एक्स से दिखा दिया आप। ठीक है, चलिए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे, ये सब पिछली पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपको हल्का हल्का बस यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहे हैं। चलिए, तो बीज गणितीय पद। अब देखिए, बीज गणितीय पद क्या होता है कि चर और अचर के गुणनफल को बीज गणितीय पद कहते हैं। बीज गणितीय पद किसको कहेंगे? कि चर और अचर को
गुणनफल को अलजेब्रिक टर्म कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, अब आप लोग ध्यान से देख के बताइए। 4 में x को गुना करेंगे तो ये बन गया 4x, तो इसे बोलेंगे हम कि ये क्या है, ये पद है कैसा, बीज गणितीय, ठीक है। इसी तरह से 3 में x स्क्वायर का गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, तो ये भी कैसा पद हो गया, बीज गणितीय पद, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ और चीज़ें बच्चों को बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। अगर आप लोग 2 + x कहीं पे लिखा जाए और एक जगह लिखा जाए 2 × x, ठीक है, तो आप इसका वैल्यू क्या लिखेंगे और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। देखो इसका वैल्यू तो होगा, इसका जो है इसका वैल्यू तो होगा 2x, ठीक है। इसका भी बहुत सारे बच्चे 2x लिख देते हैं, नहीं, 2 + x है, गुना नहीं है, यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म है, बीज गणितीय पद। बीज गणितीय पद में जुटता नहीं है। देखो ये अचर, ये चर है, ये अचर है, कैसे जोड़ोगे, जब तक तुमको उसका मान नहीं पता रहेगा x का तो कैसे जोड़ोगे। लेकिन यहाँ पे बस गुना करना है, इसलिए 2 × x लिख दिए, ठीक है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि बाबू x × x कितना होगा, तो बोलेगा कि सर x² होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो x का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, x का जो घात है वो कितना है, 1 है, यहाँ भी x का घात कितना है, 1 है। तो गुना करते हैं ना, जब किसी में बाबू गुना करते हैं तो घात आपस में जुट जाते हैं, मतलब 1 + 1 मतलब कितना, 2। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछ दिए x² × x⁻3, ठीक है ना, x² × x³, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का तो x लिख देंगे, लेकिन ये क्या है, गुना में ना है, गुना में पावर क्या होता है, घात क्या होता है, जुट जाता है, तो लिखेंगे 2 + 3 मतलब कितना, x का घात 5। कोई दिक्कत, ये सब समझ में आ गया सबको। अच्छा, x, एक और एग्जांपल नीचे दे देते हैं, x का घात 2 है, गुना करना है y के घात 3 से, तो क्या लिखोगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, xy के पावर ऐसे 5 लिख देते हैं, ऐसे गलती है, ऐसे नहीं। जात देखिएगा दोस्तों, ये जातीय है विजातीय है, देखो ये दोनों, ये x है ये y है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बातें समझिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, तो क्या करना है, इसको जस का तस लिख देना है, x² y³ ऐसे। जब एक जाति का रहेगा तो हम आपस में उसको करते हैं गुना या फिर कुछ भी, जोड़ माइनस कुछ भी। लेकिन अगर विजातीय रहेगा, अलग जाति का रहेगा, तो हम लोग उसको नहीं करेंगे। तो ये कुछ हो गया बीज गणितीय पद, जिसमें आपको समझना होगा कि किस तरह से हम अलजेब्रा में गुना करते हैं, भागा करते हैं, वो सब आप लोग सीख चुके हैं, बस हम हल्का सा एग्जाम्पल देख के बता दिए। अब देखिए यहाँ पे गुणांक की बात करेंगे, ये सब बहुत बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। गुणांक क्या होता है, किसी पद में गुणा करने वाली राशि को पद का गुणांक कहते हैं। जैसे 4x² लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ध्यान से देखिए, 4x² लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, x² वो पद है और x² में कौन गुना है, 4, तो x² का गुणांक कहेंगे कि 4 हो जाएगा, ठीक है। x² का गुणांक कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये पूरा पद है x² y, ये पूरा पद है, इसका गुणांक कौन है, ठीक है ना। तो एक कहेंगे कि x² का गुणांक कौन है, 3y। अब लोग बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखिए 3x² y, ठीक है ना, जिसका गुणांक पूछा जाए उसको छोड़ के बाकी सब गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। जिसका गुणांक पूछा जाए उसको रोक देना, बाकी सब गुणांक हो जाएंगे। अब मान लो x² का पूछा गया तुमसे, तो x² को रोक दो यहीं पे, तो x² को रोक दिए, बाकी बच कौन गया, 3 × y, तो ये क्या हो गया, x² का गुणांक हो गया, x² का गुणांक हो गया। अगर आपसे y का गुणांक पूछा जाता, y का गुणांक कौन है, तो y का गुणांक देखिए क्या लिखते हैं, y का गुणांक लिखते हैं, देखो y को रख दो यहीं पे और 3x² को एक जगह लिख लो, तो ये पूरा क्या हो गया, गुणांक हो गया, और ये क्या हो गया, y हमारा किसका गुणांक है उसको पूछने के लिए, तो y का गुणांक कौन है, तो 3x², ठीक है। आगे बात समझ में, तो जिसका पूछा जाए बस उसको छोड़ के बाकी सबको गुणांक बता देना है। चलो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो पद का घात, अब आपसे कोई पद दे देगा, उसको बोलेगा कि घात क्या है वो निकालिए। देखिए पद का घात डिग्री ऑफ टर्म्स, मतलब अब देखो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² y, ठीक है, 4x²
वाई। अब ये पूरा पद का घात निकालने के लिए बोल रहा है, किसी एक का नहीं। ये नहीं पूछ रहा है कि एक्स का घात क्या है, वाई का घात क्या है, वो तो आप बता दो कि एक्स का घात 2 है, वाई का घात 1 है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बस इतना पूछ रहा है कि पद का घात, तो पद तो पूरा है ना, तो पूरा में घात किसको किसको है, तो घात सिर्फ एक 2 है और एक 3 है, मतलब 2 1 3 है टोटल। तो 3 हो गया क्या हमारा घात पद का, ठीक है। उसी तरह से इसमें, तो इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे हम लोग, 3x² y³ z²। तो इसमें भी देखा गया, तो देखो 2 3 और 2, 2 + 3 + 2 मतलब 7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पद का घात। तो पद का घात निकालना रहे तो आप लोग निकाल लोगे, तो ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ निकाल के। 4x³ y² z6, इसका बताओ, जल्दी से बताओ। चलो पॉज करके बता दिया। अब देख लो पद क्या क्या है, घात निकालना है, तो 3 + 2 + 6, 6 3 9 और 2 11, तो 11 हो जाएगा क्या इस पद का घात, 11 इस पद का घात हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पद का घात समझ में आ गया और गुणांक समझ में आ गया ना आप लोगों को। गुणांक किसको कहते हैं, जिस साथ वाले गुणा, कोई भी पद जो कोई पद के साथ में जो गुणा होगा ना उसे बोलेंगे गुणांक, ठीक है। जैसे x² के साथ 4 गुना था तो 4 उसका गुणांक हो गया। यहाँ पे x² के साथ 3y गुना था तो 3y इसका गुणांक हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पे 2 पदों की बात करेंगे, सजातीय पद और विजातीय पद। अभी हम बता भी रहे थे इसके बारे में, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। देखो समान चर वाले पदों को सजातीय पद, अब चर किसे कहते थे आपको पता है ना, और अचर किसे कहते हैं वो भी पता है। चलो, अचर उसे कहते हैं, मतलब चर उसे कहते हैं उस जिसका जो मान रहता है वो चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अचर जिसका मान चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समान चर वाले पदों को सजातीय पद कहते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे चर कौन कौन है, ध्यान से देखो। पहला एग्जाम्पल है ऊपर में कि x² है, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, दोनों सबके बीच कॉमा है, सब अलग अलग पद हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 4 है, 2/7 है, -7, इससे हमको मतलब नहीं है, अचर से हमको मतलब नहीं है, हमें बस चर से मतलब है। अगर चर है जो है वो समान है तो हम बोलेंगे कि हाँ वो सजातीय पद है, नहीं तो वो विजातीय पद हो जाएगा। देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो बोलेंगे कि हाँ जी ये जो है वो सजातीय पद है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग दोस्तों कि 3x² y³ z², और इसी के साथ एक और पद दिया हो गया यहाँ पे -2x² y³ z²। तो -2 और 3 से हमको मतलब नहीं है क्योंकि वो अचर पद है, हमें बस मतलब है चर वाले से कि चर समान रहना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि सजातीय है। तो x² y³ z² है ना, यहाँ पे x² y³ z², और यहाँ पे भी x² y³ z², तो बोल देंगे जी हाँ सर ये दोनों कैसे हैं, सजातीय पद है, ठीक है। उसी तरह से असमान चर, मतलब जो समान ना हो, एक जैसे ना हो, को विजातीय पद कहते हैं। असमान चर वाले पदों को विजातीय, जैसे यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल है 4x² और यहाँ पे 2/5y, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4 और 2/5 से हमको मतलब नहीं है, हमको बस चर वाले से मतलब है। तो चर यहाँ पे x² है, ध्यान से देखो, यहाँ पे x² और यहाँ पे चर क्या है, y है, तो कभी भी ये सेम है नहीं है। इसी तरह से यहाँ x² या यहाँ पे x² y³ है, ठीक है। तो इसी तरह से ये दोनों भी कैसे हो गए, विजातीय पद हो गए। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में सजातीय पद और विजातीय पद। आप लोग इसका टेंशन मत लें, पीडीएफ का आपको मिल जाएगा, पीडीएफ दोनों चैप्टर के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से पढ़िए आप। चलिए अब यहाँ पे देखिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है वो आप ध्यान से देखिए। छोटी छोटी चीज़ें इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे बहुपद पे, ठीक है ना। चलिए, तो बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखिए। एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बने व्यंजक को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। एक से या फिर एक से अधिक बने, ठीक है ना, बीजीय पदों से बने, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरा एक बीजगणितीय व्यंजक है। जैसे कैसे, 3x² y, यहाँ पे एक हो गया पद,
यहाँ पे 2/7x² y, ठीक है, -7x² y, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि सर ज़रूरी है कि ये जब जो पद है वो बराबर होना चाहिए, सब सजातीय पद होना चाहिए। बोलेंगे नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी पद हो सकता है, अगर उस सबको साथ में लेके आ गए आप लोग तो बोल दें कि हाँ वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में आपका है 3x² - 2x। अब देखो तो ये पद दोनों सेम है क्या, ये x² है, ये x है, ठीक है। तो ये पद अलग अलग है लेकिन फिर भी ये कैसा है, बीजगणितीय व्यंजक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोगों को, 2x³ + 3x² - 6x है लिखा हुआ +3। तो आप बताइए ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा बीजगणितीय व्यंजक, बिल्कुल है, क्योंकि इससे हमको पद से मतलब नहीं कि पद सेम है कि नहीं है, हमें बस इतना से मतलब है कि बहुत सारे पदों को एक साथ अगर हम जोड़ जाड़ के लिख देना तो हम क्या बोलेंगे उसको, बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो करना क्या है वो सुनिए। आपको करना है क्या कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट करना है, ठीक है, ताकि आपको हमारी तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। लाइक करना है वीडियो को, शेयर भी करना है, क्योंकि बांटने से जो ज्ञान है वो बढ़ता है दोस्तों, और हमें इंडिया को कोचिंग फ्री कंट्री बनाना है। उसी तरह से आपको जो भी मेरे लिए कोई भी सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।